इस पैकेट में क्या लेकर आए हो? कुसुम ने तेज आवाज में पूछा तो विनय सकपका गया। वह माँ के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। उनकी साड़ी फट गई है और बदरंगी सी हो गई है। ओह, अब तुम्हारी माँ को इस उम्र में नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? और भला पहनकर जाएंगी भी कहाँ? मैं ही अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दूंगी। बेकार में ही खर्च किया। फिर साथ में पेटीकोट और ब्लाउज भी सिलवाना पड़ेगा। उसका खर्चा अलग से होगा। तुम रहने ही दो और यह साड़ी तो मुझे दे दो। साड़ी का बिल देखते ही कुसुम के माथे की त्योरियां और चढ़ जाती हैं। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी, वह भी इस बुढ़िया के लिए। आज तक मेरे लिए तो कुछ नहीं लाए और अपनी माँ के लिए साड़ी ले आए। कुसुम ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। उसका बेटा भी दौड़ता हुआ आया और मम्मी को रोता देख चुप कराने लगा। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा क्या? यह सब नज़ारा देखकर निर्मला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने तो बस विनय से इतना कहा था कि साड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, नई लाने को तो नहीं कहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकेली सास सबको भारी लगती है, बहू फिर कदर नहीं करती है। और उनके पास तो कोई जायदाद भी नहीं है, बल्कि वह अपने बेटे बहू पर निर्भर हैं। 2 पैसा हाथ में होता तो वह भी सम्मान से जी सकती थी। बुढ़ापे में सम्मान, प्यार और देखभाल के अतिरिक्त कुछ चाहिए भी नहीं होता है। अकेले कमरे में आंसू बहाकर रह गई। बेटा विनय भी सीधा था, उनके लिए सोचता तो था, पर कुसुम कुछ करने नहीं देती थी और पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। निर्मला जी को अपनी बहू से डर लगता था, इसीलिए वह चुपचाप सब सह लेती थी और बेटे को भी कहती थी, अब तो कुसुम ही इस घर की लक्ष्मी है, वह जैसे भी रहे उसे अपने हिसाब से रहने दिया कर। मेरी तो उम्र हो गई है, मेरी ज़्यादा चिंता मत किया कर। विनय भी अब ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता था, अपने ऑफिस का काम करता और घर पर चुपचाप रहता था। एक दोपहर को निर्मला जी खाना खा रही थी तो उन्हें सब्जी में मिर्ची तेज लगी, तो उन्होंने कुसुम से दही मांगा तो उसने मना कर दिया। अब जैसी भी सब्जी है चुपचाप खा लो, दही तो मैंने अनिकेत के लिए रखा है, वह स्कूल से आकर खाएगा। आप कुछ काम तो करती नहीं हो, दिन भर पलंग तोड़ती हो। अनिकेत तो खेलने कूदने जाएगा, दिन भर मेहनत करेगा। निर्मला जी ने आधा अधूरा खाना खाया, मुंह जल रहा था तो प्रसाद का गुड़ खा लिया। कुसुम की अपनी ही अलग दुनिया थी। वह बस 2 वक्त का खाना अपनी सास को देती थी और अपने घूमने निकल जाती थी। कभी बाजार तो कभी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती थी कि उसकी वृद्ध सास घर पर अकेली हैं। उनका भी दम घुटता होगा, उनका भी मन करता होगा कि कोई तो उनके भी पास में बैठे। शाम के 4 बजने को थे। कुसुम घर नहीं लौटी और अनिकेत को दूध पीना था, तो उसने दादी को दूध देने के लिए कहा। निर्मला जी ने दूध बनाया और हाथ में गिलास लिया था कि कुसुम आ गई। उनके हाथों में दूध का गिलास देखकर गुस्से से भर गई। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीठ पीछे दूध का गिलास गटक रही हैं। बहू, वह अनिकेत को दूध चाहिए था, मैं तो बस उसके लिए बना रही थी, निर्मला जी ने कहा। मैं जानती हूँ यह सब बहानेबाजी है। थोड़ा दूध अनिकेत को दे रही हैं और बाकी का गिलास भरकर आपने पी लिया होगा। यह तो बच्चा है, इसे क्या पता, यह तो टीवी देखने में मस्त हो गया है। मेरी रसोई में पाँव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अपने ऊपर लगा चोरी का इल्ज़ाम निर्मला जी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वह बीमार रहने लगी। ऐसी बीमारी में भी बहू कमरे में नहीं आती, बस विनय उनका खाना लेकर आ जाता था, वही इलाज करवा रहा था और माँ की पूरी देखभाल कर रहा था। उसने एक नर्स सेवा के लिए रख दी थी। एक दिन नर्स ने सुबह की जगह शाम को आने को कहा। विनय भी ऑफिस चला गया था तो निर्मला जी को प्यास लग रही थी। दवाइयाँ लेने से उनका गला सूख गया था। कुसुम कमरे के बाहर से ही बोली, मैं तो अंदर आऊँगी नहीं, क्योंकि आपका कमरा सड़ता है। आप तो बिस्तर पर ही सब कुछ कर देती हैं। अभी 2 घंटे बाद अनिकेत स्कूल से आएगा, तब पानी भिजवा दूंगी। और अब मुझे बार बार आवाज़ लगाकर परेशान मत करना, मैं टीवी देख रही हूँ। और वह चली गई। अपनी बहू के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अचानक से आंखें मूंद लीं। दोपहर को अनिकेत कमरे में पानी रखकर आ गया। वह पानी ऐसे ही रखा रहा। शाम को जब नर्स आई तो उसने नोटिस किया कि कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसने कुसुम को डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी सांसें थम चुकी हैं, 4 घंटे से अधिक समय हो गया है।
कुसुम ने समाज और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 आंसू बहाए। वह बहुत खुश थी। आखिर उसे अपनी सास से मुक्ति मिल गई। जाने कब तक वह मुझे और परेशान करती। निर्मला जी को गए हुए 15 दिन हो गए थे। जीवन पहले की तरह हो गया। विनय ऑफिस जाने लगा और कुसुम अपने बेटे अनिकेत की परवरिश में लग गई। दिन गुजरने लगे और सालों बीत गए। अब अनिकेत बड़ा हो गया था, उसकी भी नौकरी लग गई। अब कुसुम को लग रहा था कि वह अपने बेटे की जल्दी से शादी कर दे ताकि बहू आकर घर संभाल ले। कुछ ही महीनों बाद अनिकेत को काजल पसंद आ गई। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। काजल पढ़ी लिखी और अहंकारी लड़की थी। उसे लगता था कि उसके जैसा ज्ञान संसार में किसी के भी पास नहीं है। वह अपने आप को हर चीज में मास्टर समझती थी। घर चलाने से लेकर बाजार का काम खुद ही कर लेती थी। कुसुम जी कुछ कहती तो उनकी भी एक नहीं सुनती थी। अपने हिसाब से खर्चा करती थी और खाना बनाती थी। अब कुसुम जी से यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। वह मन ही मन कुढ़ती रहती थी, क्योंकि जिस तरह विनय निर्मला जी के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाता था, वैसे ही अनिकेत भी अपनी पत्नी काजल के आगे चुप ही रहता था। शायद से सब उसने अपने पापा को देखकर ही सीखा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब काजल 2 बच्चों की माँ बन गई थी और विनय जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब कुसुम जी अकेले रह गई थी। कल जहाँ उनकी सास खड़ी थी, उसी जगह वो आज खड़ी हुई है। घर में बेटा है, बहू है, पोते पोती हैं, पर किसी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है। एक दिन काजल बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई तो उनका भी मन मचल गया। उन्होंने काजल को आइसक्रीम देने को कहा तो वह गुस्सा हो गई। आपको दोनों वक्त का खाना मिलता है तो क्या उससे पेट नहीं भरता? बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ, इनकी तो खाने पीने की उम्र है। बाहर खेलने कूदने जाते हैं, आप तो दिन भर घर पर ही रहती हो। आपको आइसक्रीम बैठे बैठे पचेगी नहीं। यह शब्द सुनते ही कुसुम जी की आंखें भर आईं। उन्होंने भी तो अपनी सास निर्मला जी से यही शब्द कहे थे, पर उस समय जरा भी नहीं सोचा था उनका कितना दिल दुखा होगा, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आज उन्हें अपनी सास का दर्द दिल से महसूस हो रहा था। कुसुम जी से अब चला भी नहीं जाता था। वजन ज़्यादा होने की वजह से घुटनों में दर्द रहने लगा था। एक दिन वह घर के ही बाथरूम में फिसल गईं और उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आई तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। साड़ी पहनने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्हें गाउन पहनने के लिए बोला ताकि आराम मिल सके। अनिकेत ने कहा मम्मी के लिए 2 गाउन ले आना, तो यह सुनकर काजल का पारा चढ़ गया। नए गाउन लाकर क्या करोगे? फालतू खर्चा करोगे, बच्चों पर ही इतना खर्चा हो जाता है, उस पर इन पर खर्चा करना फालतू है। वैसे भी अब इनकी उम्र हो गई है। मेरे पास कुछ पुराने गाउन पड़े हैं तो यह पहन लेंगी। मैं तो वैसे भी काम वाली को देने वाली थी, अच्छा हुआ जो नहीं दिया। कुसुम जी के कानों में यह बात गई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह अपनी सास के लिए यह सब कह सकती हैं तो मेरी बहू भी तो मेरे लिए कह सकती है। मैंने जब कर्म ही ऐसे किए हैं तो अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैंने अपनी सास का इतना अपमान किया तो मुझे सम्मान कहाँ से मिलेगा? ईश्वर सब कुछ इसी जन्म में दिखा देता है। सास की सेवा करती तो मेरी बहू भी मेरी सेवा करती। एक दिन काजल उनके कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगती है। सारी अलमारी फैला देती है, सारे बक्से खोल देती है, पर कुछ मिलता नहीं है। मेरी वह सोने की चेन नहीं मिल रही है। मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, पर आज दिमाग में आया कहीं आपने तो मुझे परेशान करने के लिए चोरी करके छुपा तो नहीं दी। काजल उन पर सीधे सीधे चोरी का इल्जाम लगा रही थी और कुसुम जी लाचार थीं, बिस्तर पर लेटी हुई थीं। आज उनका मन बड़ा आहत हुआ था। आखिर वह अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगी? बिस्तर पर उनसे लेटा नहीं जा रहा था। मन को सदमा लगा था, पर फिर उन्होंने उसे सहन कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सास पर दूध के गिलास की चोरी का इल्जाम लगाया था। ईश्वर सब हिसाब से ही पूरे कर देता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। कर्मों का फल सबको भोगना होता है। एक दिन कोई पड़ोसन उनसे मिलने आई तो काजल अंदर नहीं आई। क्या करूं, सास सब कुछ बिस्तर पर ही करती है। मैं तो अंदर नहीं जा सकती हूँ, मेरी तो नाक बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। आज कुसुम जी को बड़ा भारी दुख महसूस हुआ। उनकी हालत के लिए वह खुद अपने को जिम्मेदार मानने लगी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उनकी पीठ अकड़ चुकी थी और शरीर में कीड़े लगने लगे थे।
उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनका अंतिम समय नजदीक आ रहा है। उन्होंने एक दिन कमरे में अपने बेटे और बहू को बुलाया ताकि वह अपने मन की बात कह सके। उन्होंने सारी जायदाद बहू के नाम कर दी और अपने सारे गहने भी बहू काजल को सौंप दिए। और बेटे बहू से बोली, बेटा अनिकेत, जो गलती तेरे पापा ने की वही गलती तूने दोहराई। मैं तुझे दोष भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तूने वही किया जो हमेशा से देखा था। और काजल बहू, जो दुख मैंने अपनी सास को दिए वही पलट कर मुझे मिल रहे हैं। दोष तेरा नहीं है। मैं अच्छा करती, उन्हें दुख ना देती तो आज मैं भी तुमसे सेवा की उम्मीद कर सकती थी। आज मुझे बड़ा ही पछतावा हो रहा है। मैंने मेरी सास का क्यों दिल दुखाया, उन्हें तकलीफें दी। आज यही सब मेरे साथ हुआ तो मुझे उनकी तकलीफों के एक एक आंसू का दर्द समझ आ रहा है। पता नहीं सास बहू का रिश्ता ऐसा क्यों होता है। सास को कभी बहू की तकलीफ नजर नहीं आती है और बहू कभी सास की तकलीफ नहीं समझती है, जबकि रहना दोनों को एक साथ होता है। बहू सास को माँ समझकर सम्मान प्यार दे तो घर में शांति बनी रहेगी, और सास बहू को बेटी समझेगी तो घर में झगड़े ही नहीं होंगे। लेकिन जीवन का यह छोटा सा मंत्र भी किसी की समझ में नहीं आता है। कुसुम जी ने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और अपनी अंतिम सांस ली। आज काजल को भी बहुत पछतावा हो रहा था। काश वह अपनी सास की सेवा करती। उसका भी एक बेटा है और अब वह भी अपने भविष्य से डरने लगी थी, क्योंकि उसने भी तो अपनी सास को तकलीफ दी थी। अगर आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।